Hi students, in this lecture we learn about wind energy conversion system WECS. In wind energy conversion system, it is third unit, second topic. Wind energy conversion system. A wind energy conversion system is the powered by wind energy and generate mechanical energy that sends energy to the electrical generator for making electricity. अब इसमें क्या है, आपके जो विंड एनर्जी है उससे हम मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं और वो एनर्जी टाइम में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. द जनरेटर ऑफ द विंड टर्बाइन कैन बी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर. ये किसी तरीके का जनरेटर हो सकता है. डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, induction generator, synchronous generator. Wind energy acquired from the wind turbine is sent to the generator. To achieve maximum power from the WECS, the rotational speed of the generator is controlled by a pulse width modulation converter. इससे क्या रोटेशनल स्पीड को जो अपन कंट्रोल करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से करते हैं. द आउटपुट पावर ऑफ द जनरेटर इज सप्लाइड टू द ग्रिड थ्रू अ जनरेटर साइड कन्वर्टर एंड ग्रिड साइड इन्वर्टर. A wind farm can be distributed in onshore, offshore. A wind farm can be distributed in onshore, offshore, seashore, and or hilly areas. The WECS might be most promising DG for future LG. इसमें देखो आपके जो विंड टर्बाइन है उससे जनरेटर जुड़ा रहता है. जनरेटर से जो जनरेटर साइड पे कन्वर्टर होता है उससे हम उसको कन्वर्ट करते हैं AC को DC में. फिर हम क्या करते हैं, उससे DC को AC में कन्वर्ट करते हैं और पावर सिस्टम में भेज देते हैं. इसके अंदर क्या है, जो अपने फ्रीक्वेंसी जो अलग अलग चेंज हो रही है बार बार, जो वेरिएबल स्पीड की वजह से जनरेटर के टरबाइन के, तो उस हिसाब से अपने क्या है फ्रीक्वेंसी चेंज ना होती है. कन्वर्ट करने के बाद अपन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट देते हैं, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं. और चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. और चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि वो स्पीड में वेरिएबिलिटी है आपके टरबाइन की स्पीड में. अब ये अल्टरनेटिव भी है फॉसिल फ्यूल का, और ये क्या है, रिन्यूएबल है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लीन है. तो इस तरीके से अपन को इसका पता है कि विंड एनर्जी बहुत ही बढ़िया है अगर अपन इसको ढंग से काम में लें. द वर्ल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी रीच्ड 318.5 गीगावाट बाय द एंड ऑफ 2013. That was 282.2 gigawatt in 2012. In total, 103 countries are today using wind power on commercial basis. चाइना अभी इसको लीड कर रहा है और इस तरीके से हमारे को इसका पता चलता है. Now second topic is wind turbine types of wind turbine. In your syllabus, they are specified that wind turbine types are two form, horizontal and vertical, and you should know that horizontal and vertical axis turbines what are. The size of wind turbine varies widely. The length of the blade is the biggest factor in determining the amount of electricity a wind turbine can generate. आपके जो साइज है टरबाइन का वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितनी होगी उसको निर्धारित करेगा. स्मॉल विंड टर्बाइन्स दैट कैन पावर ए सिंगल होम में हैव एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 10 kilowatts. The largest wind turbine in operation have electricity generating capacities of up to 10,000 kilowatts, and larger turbines are in development. Large turbines are often grouped together to create wide wind power plant or wind farm that provide power to
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो छोटे घरों में, अपने घरों में जब ये लगते हैं, सिंगल विंड टर्बाइन लगते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या जनरेट कितना कर पाते हैं, 10 किलोवाट कर पाते हैं। पर जब अपन इसके बड़ा रूप देखते हैं तो ये 10,000 किलोवाट तक जनरेट कर जाता है एक दिन में। तो ये अपन क्या देखते हैं, देखो दो तरीके से होता है। देखो, एक तो ये तो है आपके हॉरिजेंटल, लेफ्ट के अंदर देखोगे ना तो ये हॉरिजेंटल वाली है, और राइट में देखोगे तो इस आपको दूसरा डायग्राम दिखेगा वर्टिकल एक्सिस वाला। देखो इसको, ये तो है वर्टिकल एक्सिस, और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है। इसमें क्या है, आपकी केबल कैरी कर रही है और उससे कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम बन रहा है। आपको इसका डायग्राम अगर बना सको तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। Horizontal axis turbine are similar to propeller airplane engine. Horizontal axis turbine have blades like airplane propeller and they communicate। हाँ, तो हमें क्या पढ़ा कि जितनी ज़्यादा बड़ी टरबाइन होगी उतना ही ज़्यादा उसके लॉन्ग ब्लेड होंगे। भाई जितनी ज़्यादा ऊंची टरबाइन होगी उतने ही बड़े उसके ब्लेड होंगे और उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो 20 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर हॉरिजेंटल टरबाइन को हम बनाते हैं, और उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो 100 फीट लॉन्ग से भी ज़्यादा के होते हैं। आपको ये डायग्राम बनाकर आना है। अगर आ जाए कि भाई वो पूछे विंड टरबाइन टाइप्स बताओ, तो ये डायग्राम दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बता रहा है कि भाई वर्टिकल एक्सिस टरबाइन जो है वो एग बीटर के जैसा होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा दिखता है, और इसका एक जगह का नाम भी दिया है। अगर आपको याद रहे तो फ्रेंच इंजीनियर जॉर्ज डेरियस थे, उन्होंने इसको पेटेंट करा लिया था डिज़ाइन को। और looks like Gantt two bladed egg beater. Some version of the vertical axis turbine are 100 feet tall and 50 feet wide। ठीक, तो इस तरीके से अपने दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अनदर टॉपिक इज विंड टर्बाइन डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो हम क्यों करते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल, क्यों अपना सबसे अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने एनर्जी सबसे ज़्यादा बने और कम कॉस्ट आए। इनपुट में कम कॉस्ट आए और आउटपुट अच्छा है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि सिंपलिसिटी हो, मटेरियल सेविंग हो, एक्सटेंडेड लाइफ टाइम हो। ये कहाँ से होगा, प्रूवन टेक्नोलॉजी से होगा। और इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है एनर्जी की वो कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी से हम डिफाइन करते हैं। वो फंडामेंटल एम है हमारा, कंट्रोल एंड मिनिमाइज करने का रिस्क को और प्रोडक्ट एज वेल एज पर्सनल को। हम क्या है, रिड्यूस नॉन ऑफशोर रिस्क को हम रिड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो सिंप्लीफिकेशन होंगे वो डिज़ाइन से है ना कम हो जाएगा। इंटीग्रेटेड डिज़ाइन से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, मटेरियल कंजप्शन जो है वो लो हो जाएगा, और लाइफ टाइम एक्सटेंशन वो भी बढ़ जाएगा। तो इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का हम देखते हैं, जिससे हमारे को ये पता चलता है कि known as proven by known the past by challenging the design choices through the design principle, the configuration demonstrate and combination of drilled offshore applications and theories technologies that lead to distinctive advantage compared to state of the art technology। इसके अंदर हमारे को ये चीज़ समझ में आती है। तो इसके अंदर ये एक हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसका प्रिंसिपल है डिज़ाइन का, जिससे हमारे सबसे ज़्यादा क्या हो, कॉस्ट कम हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें मटेरियल सेविंग करेंगे, जिससे हमारा एक्सटेंडेड लाइफ टाइम बढ़ जाए, और क्या है, सिंपलिसिटी रखेंगे डिज़ाइन के अंदर। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट
is an observable phenomenon that is commonly associated with a spinning object moving through the air or another fluid. ये एक अपने को फिनोमेना दिखता है जब हमारे को कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो घूमता है किसी भी एयर के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू. The path of the spinning object is deflected in a manner that is not present when the object is not spinning. The deflection can be explained by the difference in pressure of the fluid on opposite side of the spinning object. और इससे क्या है, जो डिफ्लेक्शन है वो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर से जो फ्लूइड डाल रहा है उसके अपोजिट साइड पर. अब आप देखो, इसको देखकर आप ज़्यादा अच्छे समझोगे. ये देखो, एक एयर से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है. तो मैग्नस फोर्स क्या है, इसमें अपवर्ड साइड लग रही है. द मैग्नस इफेक्ट डिफ्लेक्ट विथ द बैक स्पिनिंग सिलेंडर और अ बॉल इन एन एयर स्ट्रीम. द एरो रिप्रेजेंट्स द रिजल्टिंग लिफ्टिंग फोर्स. द curly flow lines represents a turbulent wake. The airflow have been deflected in the direction of spin. अब आप इसको एक बार इस तरीके से देखो. ये जो रोटेट कर रहा है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि इसकी जो है, अब ये जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस पर फोर्स कहाँ की लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी. देखो, ये ऊपर की तरफ जाने लगी ना एयर, तो फोर्स कहाँ पे लगेगी, नीचे की तरफ. अगर ये दूसरे डायरेक्शन में जाती है तो ये एयर की फोर्स किस तरफ लगती, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती. तो ये है मैग्नस फोर्स इफेक्ट. ये देखो, जो जिस भी तरफ आपकी एयर जाएगी उसी तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये फोर्स लगेगी. और जैसे ही आपके जो लिक्विड में दिखा रखा है, तो जिस तरीके से जाएगा ये बनेगा पीछे की तरफ, उसी के अपोजिट इसकी फोर्स लगेगी. ठीक. The most readily observable case of Magnus effect is when a spring sphere curve away from the arc it would follow if it were not spinning. It is often used by football players, baseball pitchers, and cricket bowlers. Consequently, the phenomenon is important in the study of physics of many ball sports. It is also an important factor in the study of the effect of spinning and guided missiles, and have some engineering uses, for instance in the design of rotor ships and flatner aeroplanes. तो हमारे को तो क्या है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे हमारे ये जो मैग्नस इफेक्ट उत्पन्न होएगा, तो एयर की वजह से हमारे जो विंड टरबाइन है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी. तो ये हमारे को इससे समझ में आता है कि किस तरीके से अपना वर्क करता है और कैसा मैग्नस इफेक्ट अपने को इफेक्ट डालता है विंड टरबाइन पे. नाउ आवर अदर टॉपिक इज ब्लेड एलिमेंट थ्योरी. What is blade element theory? Is a mathematical process originally designed by William Froude, David W. Taylor, and Stefan Drzewiecki to determine the behavior of propellers. इसमें अपन क्या करते हैं, अपने एक बड़ी सारी ब्लेड को, जो टरबाइन की ब्लेड है, उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में अपन मान लेते हैं, और हर पार्ट पर किस तरीके से फोर्स लगेगी एयर की, कितना उस पर अफेक्ट आएगा, वो सबको हम एक अलग अलग लिख लेते हैं. उसके बाद उन सबको इंटीग्रेशन करके जोड़कर टोटल फोर्स निकालते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड एलिमेंट थ्योरी कहते हैं. ब्लेड एलिमेंट थ्योरी क्या है,
induced velocity on the rotor disc because of the blade element theory is often combined with momentum theory to provide additional relationship necessary to describe the induced velocity on the rotor disc. At the most basic level of approximation, the uniform induced velocity on the disc is assumed as Vi under root T upon A into 1 upon 2 rho. The alternatively, the variation of the induced velocity along the radius can be modeled by breaking the blade down into small annually and applying the conservation of mass, momentum, and energy to every ns. This approach is sometimes called the Frody-Fensterwalder equation. तो इस तरीके से हमारे को ये समझ में आता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ब्लेड एलिमेंट थ्योरी क्या है, इसके अंदर हमारे को पता चलता है कि एक बहुत बड़ी ब्लेड को छोटे छोटे टुकड़ों में मान लेते हैं और उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अलग अलग एरियाज पे छोटे छोटे एरिया पे जितने ज़्यादा फोर्स लग रही है कैसे वो वर्क कर रहे हैं उससे हम उसके टोटल ब्लेड की फोर्स निकालते हैं। हम इसके अंदर डिज़ाइन देख रहे हैं एक विंड टरबाइन जनरेटर की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे को जानना। इसके लिए इसके अंदर कई पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें हम टिपिकल विंड टरबाइन जनरेटर सिस्टम में क्या देखते हैं डिज़ाइन में, एक अपने टरबाइन की ब्लेड्स हैं, उसके अंदर वो कहाँ से जुड़ी है, ड्राइवर शाफ्ट से जुड़ी हुई है। ड्राइवर शाफ्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है, मेन गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है। मेन गियर बॉक्स आपके हाई स्पीड शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। हाई स्पीड शाफ्ट आपके जनरेटर से जुड़ा हुआ है। और ये सब कुछ एक टावर के सपोर्ट पे है जो आपके रोटेटिंग बियरिंग से लगा हुआ है। जिस भी स्पीड पे विंड आती है उसी तरफ ये डायरेक्शन करके आपके स्पीड को, टरबाइन के स्पीड को बढ़ा लेता है और उससे एडजस्ट कर लेता है। The image above shows the basic component to go to the makeup of typical wind turbine design. A wind turbine extracts the kinetic energy from the wind by slowing the wind down and transferring this energy into spinning shaft. So it is important to have good design. तो आपके सारा सब कुछ क्या है, डिज़ाइन पर ही निर्भर करता है कि जितनी अच्छी डिज़ाइन होगी उतनी ज़्यादा आपकी ट्रांसफरिंग एनर्जी अच्छी रहेगी। द अवेलेबिलिटी power in the wind that is available for harvesting depends on both the wind speed and the area that is swept by the rotating turbine blades. So the faster the wind speed or the larger the rotor blade, the more energy can be extracted from the wind. या तो आपका जो एरिया है वो ज़्यादा हो या फिर आपकी विंड तेज हो तो उससे ज़्यादा आप विंड की एनर्जी को यूज में लो पाओगे। So we can say that wind turbine power production depends on the interaction between rotor blades and the wind, and it is this interaction that is important for a wind turbine design. हमने अपने पहले देखा कि वर्टिकल एक्सिस होती है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है विंड टरबाइन। इसके अंदर क्या है, जो रोटर है वो मेन पार्ट होता है जो विंड एनर्जी को कलेक्ट करता है, मैकेनिकल पावर को में करता है, किसको, काइनेटिक एनर्जी को, विंड की। Air masses according to lift principle at the rate determined by the wind speed and the shape of the blade. The net result is lift force perpendicular to the direction of flow of air. Then the trick is to design the rotor blade to create the right amount of rotor blade lift and thrust, producing optimum deceleration of the air and no more. इसमें क्या है, आपके जो डिज़ाइन है उसमें आपके परपेंडिकुलर लिफ्ट होती है आपके जो ब्लेड है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द एयर के। तो आपके जो ये जो ट्रिक है इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो आपकी जो ब्लेड लिफ्ट हो रही है वो अमाउंट भी अच्छा उत्पन्न करे और जो ट्रस्ट है ऑप्टिमम डिस्कलरेशन भी ना करे एयर का।
मतलब एयर भी उस पे कमी ना हो और उसके जो स्पीड हो वो भी बहुत तेज हो। पर हमको क्या पता चलता है कि रोटर ब्लेड जो है वो 100% एयर कैप्चर नहीं कर पाती। इससे क्या है, आपकी जो विंड एनर्जी है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली यूज नहीं हो पाती। हम मात्र 30 से 45% ही विंड एनर्जी को यूज में ले पाते हैं। और ये जो है कई जगहों पर डिपेंड करता है, ब्लेड डिज़ाइन, ब्लेड नंबर, ब्लेड लेंथ, ब्लेड पिच एंगल, ब्लेड शेप, ब्लेड मटेरियल एंड वेट। ब्लेड डिज़ाइन, अब आपका जो डिज़ाइन है रोटर ब्लेड का वो क्या है, ऑपरेट ऑन आइदर प्रिंसिपल ऑफ द लिफ्ट और ड्रैग मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग एयर masses. The lift blade design employs the same principle that enables aeroplanes, kites and birds to fly, producing a lifting force which is perpendicular to the direction of motion. आपके जो डिज़ाइन किया है डिज़ाइन ब्लेड वो वैसा ही है जैसे आपके एरोप्लेन के अंदर आपके बर्ड्स के और काइट्स जैसे उड़ती है, उसी तरीके से आपके ये है, ये परपेंडिकुलर है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एयर के। तो आपके जो रोटर ब्लेड है वो एरोफॉइल है और विंग सिमिलर इन शेप टू एन एरोप्लेन विंग। और आपका जो रोटर ब्लेड है वो एयरप्लेन विंग के जैसा ही होता है। एज द ब्लेड कट्स थ्रू द एयर, द विंड स्पीड एंड प्रेशर डिफरेंशियल इज created between the upper and lower surface of the blade. The pressure at the lower surface is greater and thus act to lift the blade upwards. अब आपका क्या है, एयर फ्लो में जब वो विंड रहती है तो नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है। तो जिस तरफ प्रेशर कम होता है उस तरफ वो लिफ्ट होता है, और लिफ्ट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है, विंड रोटर इस तरीके से लिफ्ट मोशन में काम करता है। It opposing this lifting force is to drag force, which is parallel to the direction of motion, causes turbulence around the trailing edge of the blade as it cuts through the air. अब क्या है, आपके टर्बुलेंस पैदा होता है इसके अपोजिट फोर्स से, जिसकी वजह से आपको टर्बुलेंस महसूस होता है एरोप्लेन के अंदर भी। वो क्या है, एक ब्रेकिंग इफेक्ट के जैसे काम में करता है। और हम क्या चाहते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है वो कम से कम हो जाए। और अगर इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट आता है तो वो स्पिन करने लगता है प्रोपेलर की तरह। तो ड्रैग डिजाइन आर यूज मोर फॉर वर्टिकल विंड टर्बाइन डिजाइंस व्हिच हैव लार्ज कप और कर्व्ड shaped blades. The wind literally pushes the blade out of the way which are attached to the central shaft. The advantage of drag design rotor blades is slower rotational speed and high torque capabilities, making them useful for water pumping and farm machinery power. Lift power wind turbines have a much higher rotational speed than drag types and therefore are well suited for electricity generation. तो जो आपने लिफ्ट की तरह है वो तो लिफ्ट पावर्ड विंड टर्बाइन काय में यूज में होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और जो ड्रैग वाली है वो वाटर पंपिंग में, फार्म मशीनरी में काम में आती है। ब्लेड नंबर भी अपना वो रखता है इम्पोर्टेंस, आपको पता होना चाहिए। 3 ब्लेड वाली सबसे अच्छी रहती है, उससे क्या है उनका स्मूथ रोटेशन होता है और नॉइज भी नहीं होती। अब आप रोटर ब्लेड लेंथ देखो, 3 फैक्टर जो है वो आपके द डेंसिटी ऑफ द एयर, द स्पीड ऑफ द विंड एंड द एरिया ऑफ द रोटर, इन पर ये काम करता है रोटर ब्लेड लेंथ में। तो द डेंसिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स अपॉन हाउ फार अबव सी लेवल you are while the wind speed is controlled by the weather. However, we can control the rotational area served by the rotor blade by increasing their length
as the size of the rotor determines the amount of kinetic energy a wind turbine is able to capture from the wind. तो हम अगर देखें तो इसका जो है परफेक्ट सर्किल उत्पन्न करता है और ये हर तरीके से आपके डेंसिटी ऑफ एयर, स्पीड ऑफ द विंड और एरिया ऑफ द रोटर पे डिपेंड करता है। अब देखो अपन ने पहले भी पढ़ा था ये चीज़ अपने दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें क्या है डेंसिटी ऑफ द एयर अच्छी खासी होनी चाहिए। हमने समझा था उसके अंदर कि जितनी ज़्यादा गर्म हवा होगी उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम होगी, जितनी ज़्यादा ठंडी हवा होगी उसमें उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अपन को इससे क्या समझ में आता है, ठंडी हवा होनी चाहिए। स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड जो है विंड की वो तेज होनी चाहिए और जो एरिया है रोटर का वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम एरिया रखेंगे तो वो कम यूज़ में लेगा, विंड को कम रोक पाएगा और जितना कम रोक पाएगा उतना ही कम वो रोटेट हो पाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम काइनेटिक एनर्जी को वो रोकेगा उतनी ज़्यादा कम मैकेनिकल एनर्जी पैदा करेगा। सीधी सी बात है। The rotor blade rotates around the central bearing form the perfect circle of 360 degree. As it rotates, as we know from school, the area of the circle is given by pi r square. So as the swept area of the rotor increases, the area it covers also increases with the square of the radius. Thus, the doubling the length of the turbine blade results in an increase of 4 times its area. इस फॉर्मूले से ये कह रहा है कि जो इसका अगर हम टरबाइन की लेंथ को डबल कर दें तो एरिया 4 गुना हो जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। तो चलो ठीक है। हाउएवर द ग्रेटली इंक्रीजेस द साइज, वेट एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ द विंड टरबाइन। और इससे पर क्या क्या होगा, साइज बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा और टरबाइन डिजाइन के अंदर जो कॉस्ट आएगी, लागत, वो भी बढ़ जाएगी। तो इससे हमारे को समझ में आता है कि एफिशिएंसी से भी हमको काम चलाना पड़ता है। तो एफिशिएंसी से हम क्या देखते हैं, हाउ फार द रोटर रोटेट्स फ्रॉम ए गिवन विंड स्पीड प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट विंड स्पीड टू टिप रेशो कॉल्ड टिप स्पीड रेशो which is dimensionless unit and use the maximize rotor efficiency। ये एक तो डायमेंशनलेस यूनिट है और इसका टिप स्पीड रेशो क्या है, how far the rotor tip rotates for a given wind speed producing a constant wind speed to tip ratio। मतलब आपके जो टिप पे स्पीड, आपके रोटर के जो टिप पे बहुत ज़्यादा जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके टोटल ब्लेड से, उसके हम देखते हैं कि तो टिप स्पीड रेशो क्या होता है, जो रेशो है रोटेटिंग ब्लेड टिप का जो आरपीएम में घूम रही है, किससे, विंड का माइल पर हावर से जो विंड चल रही है उससे अपन रेशो देखते हैं। तो टरबाइन से रोटेशनल स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विंड स्पीड से टिप स्पीड रेशो से इंटू 60 अपॉन डायमीटर इंटू पाई से। तो इससे हम क्या निकालते हैं, विंड टरबाइन रोटेशनल स्पीड निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अपन आगे अगली बार देखेंगे कि क्या और दूसरी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। आज आप इन्हीं को रिवीजन करो।